हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग आज करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2023 का जो मुख्य परीक्षा में आया हुआ था ऐसे उसका। तो इसमें हम लोग पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 में 3 ऐसे आए थे जिसका नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पहला है चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, और दूसरा है महानगरों में वृद्धों की समस्या, और तीसरा है भारत के लिए G20 के नेतृत्व के निहितार्थ। तो चलिए आज इस तीनों क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में पता करेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। ऐसे भी बहुत सारे टेस्ट कराए जा रहे हैं पीसीएस के लिए, तो आप भी टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो टेस्ट दे सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा क्या कि चरित्र निर्माण में साहित्य की क्या भूमिका है, ठीक है। तो मानवीय अनुभव और भावनाओं के प्रतिबिंब के रूप में साहित्य ने पूरे इतिहास में व्यक्तियों के चरित्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। इसको 700 वर्ड में लिखना है। आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे चाहे वह उपन्यास, कविता, नाटक या निबंध के रूप में क्यों क्यों न हो, साहित्य पाठकों पर एक अद्वितीय और शक्तिशाली प्रभाव डालता है। साहित्य नैतिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देता है और इस बात पर जोर देता है कि किसी के मूल्यों, सहानुभूति और आलोचनात्मक सोच को कैसे आकार देना है। साहित्य चरित्र का निर्माण एक तरीका हमें विभिन्न प्रकार के लोगों और स्थितियों से परिचित कराना है। जब हम उन पात्रों के बारे में पढ़ते हैं जो हमसे अलग हैं, तो हम दुनिया को उनके नज़रिए से देखना सीखते हैं। इससे हमें अधिक समझदार और सहानुभूतिपूर्ण बनने में मदद मिल सकती है। अपने मूल्यों और विश्वासों को विकसित करने में भी मदद मिल सकता है। मतलब कि अगर आपको समझदारी विकसित करनी है, सहानुभूति किसी के प्रति लाना है, तो मदद का भावना लाना चाहिए। अपने मूल्यों और विश्वास की भावना को भी बढ़ाना चाहिए। उसमें आपके मूल्य बढ़ेंगे, आपके विश्वास की भावना में भी आपके जीवन में मदद मिलेगी विकसित होने में। जब हम ऐसे पात्रों के बारे में पढ़ते हैं, जो अच्छे विकल्प चुनते हैं, तो हम भी वैसा करने के लिए प्रेरित होते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का कोई भी कृत्य होता है, तो अगर वो अच्छा दिखता है तो हम लोग सोचते हैं ना कि हाँ, उसी प्रकार से हम लोग भी ऐसा करें, या महात्मा गांधी का कोई विचार हो या ऐसा कुछ भी हो, तो उसके बारे में सोचते हैं करने के लिए, तो उसी के बारे में बता रहा है। आगे है, जब हम उन पात्रों के बारे में पढ़ते हैं जो गलत चुनाव करते हैं, तो हम उनकी गलतियों से सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कोई भी कुछ गलती कर रहा है, तो ऐसा लगता है ना कि अच्छा ठीक है, हम लोग को उस प्रकार से ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उससे गलतियों से भी हम लोग सीखते हैं। आगे आता है कि इसके अलावा साहित्य हमें अपना विशिष्ट व्यक्तित्व विकसित करने में मदद कर सकता है। जब हम उन पात्रों के बारे में पढ़ते हैं जिनकी हम प्रशंसा करते हैं, तो हम उनके कुछ गुणों को अपने जीवन में शामिल करना शुरू कर सकते हैं। इससे हमें अधिक आत्मविश्वासी बनने में मदद मिल सकती है। आगे है, यहाँ कुछ विशिष्ट उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि साहित्य किस प्रकार का चरित्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उदाहरण से देखिए कि चरित्र कैसे निर्माण होगा साहित्य में। साहस हार्पर ली के उपन्यास टू किल अ मॉकिंग बर्ड में एक एटिकस फिंच का चरित्र हमें विपरीत परिस्थितियों में साहस का महत्व सिखाता है, ठीक है। एटिकस फिंच जिस चीज़ में विश्वास करता है, उस पर हम कायम रहता है, भले ही वह कितना भी जोखिमपूर्ण क्यों न हो। वह अपने बच्चों को सिखाते हैं कि जो सही है उसके लिए खड़ा होना ज़रूरी है, भले ही वो मुश्किल क्यों न हो। तो ये एटिकल फिंच है जो अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाते हैं कि जो सही है उसके लिए आप लोग खड़ा रहिए, भले ही वो मुश्किल क्यों न हो। उसके बाद एक और है, करुणा विक्टर। करुणा विक्टर ह्यूगो के उपन्यास लेस मिजरेबल्स में जीन विल्जन का चरित्र हमें करुणा का महत्व सिखाता है। करुणा, विक्टर ह्यूगो एक पूर्व अपराधी हैं जिसे जीवन का दूसरा मौका दिया गया है। वह दूसरों के प्रति दया दिखाता है, और यहाँ तक कि उन लोगों के प्रति भी जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया है। वल्जेन की कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों को माफ़ करना और उन्हें दूसरा मौका देना महत्वपूर्ण है। मतलब किसी को अगर माफ़ करना है, तो आप उनसे बड़े रहेंगे तभी आप उनको माफ़ कर पाएँगे, नहीं तो अगर आपके मन में छल, कपट, मलाल भरा रहेगा तो माफ़ नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो उसी के बारे में बता रहा है ये। आगे बढ़ेंगे। ओके।
वीरता एनी फ्रैंक के उपन्यास द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल में एनी फ्रैंक का चरित्र हमें दृढ़ता का महत्व सिखाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनी और उसके परिवार को नाजियों से छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। कठिन परिस्थितियों के बावजूद एनी आशावादी बनी हुई है और वह अपनी डायरी में लिखना जारी रखती है। भले ही वह जानती हो कि उसे पकड़ा जा सकता है और मार दिया जा सकता है, एनी की कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, भले ही चीज़ें कठिन हों। वस्तुतः 19वीं एवं 20वीं शताब्दी को भारतीय समाज के सांस्कृतिक एवं समाज का निर्माण शताब्दी कहा जा सकता है। इस शताब्दी ने स्वतंत्रता के साथ-साथ समाज सुधार को भी संघर्ष का विषय बनाया। इस काल के साहित्य ने समाज जागरण के लिए कभी अपनी पुरातन संस्कृति को निष्ठा के साथ स्मरण किया है, तो कभी तत्कालीन स्थितियों पर गहराई के साथ चिंता भी अभिव्यक्त की। 8वें दशक के बाद से आज तक के काल का साहित्य, जिसे वर्तमान साहित्य कहना अधिक उचित होगा, फिर से अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़कर समाज निर्माण की भूमिका को वरीयता के साथ पूरा करने में जुटा है। वर्तमान साहित्य मानव को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेकर चला है। अब व्यापक मानवीय एवं राष्ट्रीय हित इसमें निहित है। हाल के दिनों में संचार साधनों के प्रसार और सोशल मीडिया के माध्यम से साहित्यिक अभिव्यक्तियां समाज के नवनिर्माण में अपना योगदान अधिक सशक्तता से दे रही हैं। हालांकि बाजारवादी प्रवृत्तियों के कारण साहित्यिक मूल्यों में गिरावट आई है, परंतु अभी भी स्थिति नियंत्रण में है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि आज आवश्यकता है कि सभी वर्ग यह समझे कि साहित्य समाज के मूल्यों का निर्धारक है और उनके मूल्य तत्वों को संरक्षित करना जरूरी है, क्योंकि साहित्य जीवन के सत्य को प्रकट करने वाले विचारों और भावों की सुंदर अभिव्यक्ति है। निष्कर्षतः, अब इसका लास्ट का पार्ट है जो कि ऐसे में लिखना है। निष्कर्षतः चरित्र निर्माण में बहुआयामी भूमिका निभाता है। सहानुभूति करने, पैदा करने, नैतिक विकास का मार्गदर्शन करने, आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने और लचीलापन बनाने की अपनी क्षमता के माध्यम से साहित्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत और नैतिक विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। जैसे जैसे पाठक विविध कथाओं में डूबते हैं और काल्पनिक पात्रों के जीवन और विकल्पों से जुड़ते हैं, वे अधिक दयालु, नैतिक रूप से जागरूक, बौद्धिक रूप से परिपक्व और लचीले व्यक्ति बन जाते हैं। इसलिए चरित्र विकास में साहित्य की भूमिका आवश्यक है, क्योंकि यह व्यक्तियों को स्वयं को बेहतर बनाने में सक्षम बनाता है और अधिक सहानुभूतिपूर्ण और नैतिक रूप से जागरूक समाज में योगदान देता है। तो देखिए, इस पाठ को याद रखिए कि जैसे जैसे पाठक विविध कथाओं में डूबते हैं और काल्पनिक पात्रों के जीवन और विकल्पों से जुड़ते हैं, वे अधिक दयालु, नैतिक रूप से जागरूक, बौद्धिक रूप से परिपक्व और लचीले व्यक्ति बन जाते हैं। मतलब जिस फील्ड में आप जितना ज़्यादा जुड़े रहेंगे, उसमें और ज़्यादा परिपक्व और ज़्यादा व्यक्तित्व और ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महानगरों में वृद्धों की समस्या। महानगरों में वृद्धों की समस्या है। तो पहले तो इंट्रो लिखेंगे। दुनिया भर के महानगर लंबे समय से नवाचार, वाणिज्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र रहे हैं। ये जीवंत शहरी परिदृश्य, अवसर और अनुभव प्रदान करते हैं जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित करते हैं। हालांकि चमकदार क्षितिजों और हलचल भरी सड़कों के बीच एक गंभीर मुद्दा अक्सर अनदेखा रह जाता है, और वह है महानगरीय शहरों में बुजुर्ग व्यक्तियों के सामने आने वाली समस्याएं एवं चुनौतियां। महानगरों की वृद्धों की समस्या के कारण क्या है? तो इसमें पॉइंट में लिखा हुआ है, उसके बारे में बताया गया है कारण में। तो पहला कारण है सामाजिक अलगाव और अकेलापन। वृद्धों में जो सामाजिक अलगाव हो गया है और अकेलापन हो गया है। तेज तर्रार शहरी जीवन शैली, जिसमें लंबे समय तक काम करना और लंबे समय तक यात्रा करना शामिल है, जिसकी वजह से अक्सर बुजुर्ग व्यक्ति समाज से कटा हुआ महसूस करता है। उनके बच्चे शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों की तलाश में दूर चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप अलगाव से अकेलेपन और अवसाद की भावनाएं पैदा हो सकती हैं, जो बुजुर्गों के मानसिक और भावनात्मक कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। दूसरा है कारण अभिगम्यता और गतिशीलता। महानगरीय शहरों में भीड़-भाड़ वाली सड़कें, सार्वजनिक परिवहन और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए गतिशील चुनौतियां पेश करता है, जिससे उनकी स्वतंत्रता
और सामाजिक जुड़ाव के अवसर सीमित हो सकते हैं। भीड़-भाड़ वाले सब वे बसों और फुटपाथों से गुजरना वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक रूप से कठिन और तनावपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा उम्र के अनुकूल बुनियादी ढांचे जैसे लिफ्ट और रैंप की कमी सीमित गतिशीलता वाले वृद्ध व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थानों और सेवाओं तक पहुंच को मुश्किल बना सकता है। आगे बढ़ेंगे स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं। तो स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं के क्या कारण हैं देखते हैं। महानगरीय क्षेत्र अक्सर उन्नत चिकित्सा सुविधाओं का दावा करते हैं, फिर भी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बुजुर्गों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। लंबे समय तक इंतजार करना, उच्च स्वास्थ्य देखभाल लागत और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने में कठिनाइयां समय पर चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने में बाधा बन सकती है। लेकिन नियुक्तियों तक पहुंचने और खर्चों को कवर करने की चुनौतियों के कारण स्वास्थ्य देखभाल की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। फिर नेक्स्ट कारण है आवास और रहने की लागत। तो बुजुर्गों के लिए आवास और रहने की लागत में क्या कारण है देखिए यहाँ पर। महानगरों शहरों में आवास सहित रहने की लागत अत्यधिक हो सकती है। बुजुर्गों के लिए यह दोहरी समस्या पैदा करता है। सबसे पहले कई सेवानिवृत्त लोग उपयुक्त आवास खरीदने के लिए संघर्ष करते हैं और खासकर जब संपत्ति के मूल्यों में वृद्धि हो जारी रहती है। दूसरा, जिनके पास घर हैं उन्हें रखरखाव की उच्च लागत, संपत्ति कर और अन्य संबंधित खर्चों के कारण उन्हें बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फिर नेक्स्ट है बचाव और सुरक्षा। बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं सर्वोपरि हैं। जब शराब और शोषण के प्रति के अधिक संवेदनशील, यहाँ पे कुछ और ही है, शराब नहीं है, अचराब होगा, अचरज हो जाएगा। एक मिनट बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये अपराध है, जो कि यहाँ पर जो होगा, जो अपराध और शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। महानगरीय क्षेत्र यहाँ पर अपव नहीं है बल्कि अपने हैं, ठीक है। अपने अपराध जनसंख्या घनत्व के साथ कभी कभी अपराध दर में वृद्धि देख सकते हैं, जैसे उच्च धोखाधड़ी या शारीरिक क्षति का शिकार होने के डर से बुजुर्गों में तनाव बढ़ सकता है और जीवन की गुणवत्ता कम हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, रोजगार और वित्तीय सुरक्षा। रोजगार और वित्तीय सुरक्षा में कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों को आर्थिक तंगी के कारण काम करने की आवश्यकता बनी रहती है। रोजगार हासिल करना उनके लिए एक कठिन लड़ाई हो सकती है, क्योंकि बुजुर्गों को अपने कौशल और शारीरिक क्षमताओं के अनुरूप उपयुक्त नौकरी के अवसर खोजने में संघर्ष करना पड़ सकता है, जिससे वित्तीय असुरक्षा पैदा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है सांस्कृतिक और भाषाई बाधाएं क्या हैं। तो विविध महानगरीय शहरों में विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बुजुर्गों को भाषा और सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ये बाधाएं आवश्यक सेवाओं तक पहुंच, सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने या स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ संवाद करने की उनकी क्षमता में बाधा डाल सकती है। जैसे बुजुर्ग हैं, अब किसी नए शहर में जाए तो वहाँ उनके लिए सीखना बहुत कठिन हो जाता है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद है अपर्याप्त सामाजिक सेवाएं। अपर्याप्त उच्च मांग और सीमित संसाधनों के कारण महानगरीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन और सामाजिक गतिविधियों सहित बुजुर्गों के लिए सरकारी और सामुदायिक सेवाएं अपर्याप्त हो सकती हैं। वृद्ध व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुलभ और किफ़ायती वरिष्ठ केंद्रों, पार्कों और मनोरंजक सुविधाओं की कमी इस मुद्दे को और बढ़ा सकती है। मानसिक स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक गिरावट। महानगरीय जीवन की तेज रफ्तार और तनाव बुजुर्ग व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। इन वातावरणों में चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं अधिक प्रचलित हो सकती हैं, जिसके लिए विशेष देखभाल और सहायता सेवाओं की आवश्यकता होती है, जो उपलब्धता में सीमित हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, तो अब इस क्वेश्चन का निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्षतः महानगरीय शहरों में बुजुर्गों के सामने आने वाली चुनौतियां जटिल और बहुआयामी हैं, जो उनके शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय कल्याण को प्रभावित करती हैं। जैसे जैसे ये शहरी वातावरण बढ़ता जा रहा है, इस कमजोर आबादी के सामने आने वाले मुद्दों का समाधान करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। बुजुर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाली नीतियों, सामुदायिक कार्यक्रमों और सामाजिक सहायता प्रणालियों को
लागू करके महानगरीय क्षेत्र सभी उम्र के नागरिकों के लिए अधिक समावेशी और मिलनानुसार व बन सकते हैं। यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि शहरों में बुजुर्ग व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार मिल सके। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन खत्म हुआ। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो भारत के लिए G20 के नेतृत्व के निहितार्थ। देखिए 2023 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ये 2023 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि G20 का भारत में क्या निहितार्थ था। इधर हुआ था ना, याद है ना। ऐसे समय में जब दुनिया अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है, कोविड-19 महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में अशांति, जलवायु संकट और जीवन यापन की बढ़ती लागत सभी का वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। फिर भी दिल्ली में आयोजित G20 बैठक में भारत ने आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की और कई बाधाओं के बावजूद इस स्तर के आयोजन के अनुरूप एक सर्वसम्मत घोषणा प्रस्तुत करने में सफल रहा। भारत की G20 अध्यक्षता देश को इन चुनौतियों के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करती है। भारत की G20 अध्यक्षता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसे समय में आई है जब दुनिया तेजी से प्रतिद्वंदी गुटों में विभाजित हो रही है। भारत की अध्यक्षता इन विभाजनों को पाटने और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति बनाने का अवसर प्रदान करती है। आतंकवाद की निंदा से लेकर जलवायु के मुद्दों तक, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने से लेकर सतत विकास के लिए जीवन शैली एवं बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार जैसे विषयों तक और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एवं एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि UPI जैसे क्षेत्र में भारत के योगदान को उजागर करने तक जारी घोषणा पत्र G20 के इस मद को प्रकट करता नजर आया कि वह संघर्ष के बजाय समझौते के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, जो कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के सिद्धांत का पूर्ण समर्थन करने के पक्ष में है। अब देखते हैं भारत का G20 एजेंडा 3 प्रमुख विषयों पर केंद्रित है। तो समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास, जो कि भारत अपनी G20 अध्यक्षता का उपयोग टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए करना चाहता है। रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। दूसरा है लचीलापन और पुनर्प्राप्ति। भारत भविष्य के चुनौतियों के प्रति वैश्विक अर्थव्यवस्था के लचीलापन को मजबूत करने के लिए अपनी G20 अध्यक्षता का उपयोग करना चाहता है। बहुपक्षवाद में सुधार देखिए, तो भारत अपनी G20 अध्यक्षता का उपयोग वैश्विक बहुपक्षीय प्रणाली को और अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने के लिए सुधार करना चाहता है। इसमें विकासशील देशों को वैश्विक निर्णय लेने में बड़ी आवाज़ देने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें है कि G20 नेतृत्व के लिए G20 नेतृत्व भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो वैश्विक दृश्यता और प्रभाव में वृद्धि। भारत की G20 अध्यक्षता देश को दुनिया के सामने अपनी आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। इससे भारत की वैश्विक छवि और प्रभाव को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। दूसरा है व्यापार और निवेश के अवसरों में वृद्धि। भारत की G20 अध्यक्षता अन्य G20 सदस्यों के साथ अपने व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। इससे भारत में नौकरियां पैदा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। प्रौद्योगिकी और नवाचार तक अधिक पहुंच। देखिए प्रधानमंत्री जी प्रौद्योगिकी के बारे में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो भारत की G20 अध्यक्षता कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल स्वास्थ्य जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर अत्यधिक तकनीकों पर अन्य G20 सदस्यों के साथ सहयोग करने का अवसर प्रदान करेगी। इससे भारत को आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। मजबूत बहुपक्षवाद क्या है? तो भारत की G20 अध्यक्षता वैश्विक बहुपक्षीय प्रणाली को मजबूत करने और विकासशील देशों को वैश्विक निर्णय लेने में बड़ी आवाज़ देने में मदद कर सकती है। इससे दीर्घावधि में भारत को और अन्य विकासशील देशों को लाभ होगा। अब है भारत दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपने G20 नेतृत्व का उपयोग कैसे कर सकता है? तो जलवायु परिवर्तन पर
भारत अपने G20 से महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई को आगे नेतृत्व का उपयोग सभी G20 सदस्यों बढ़ाने के लिए कर सकता है। इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करना, विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना आदि शामिल हो सकता है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा पर देखेंगे तो भारत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा पर वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के लिए अपने G20 नेतृत्व का उपयोग कर सकता है। खाद्य सुरक्षा पर तो वैश्विक खाद्य संकट से निपटने के लिए भारत अपने G20 नेतृत्व का उपयोग कर सकता है। इसमें कृषि उत्पादकता बढ़ाना, भोजन की बर्बादी को कम करना और कमज़ोर आबादी के लिए भोजन तक पहुंच में सुधार करना शामिल हो सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर तो भारत अपने G20 नेतृत्व का उपयोग टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है। इसमें बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में निवेश और छोटे व्यवसायों और उद्यमियों का समर्थन करने वाली नीतियाँ विकसित करना शामिल हो सकता है। चलिए अब इसका लास्ट में देखते हैं निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्षतः नई दिल्ली में G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन सफल रहा और नई दिल्ली घोषणा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आने वाले वर्ष के लिए समूह की प्राथमिकताओं और प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करता है। आज की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने की G20 की प्रतिबद्धता सभी के लिए अधिक समृद्ध और टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार देखिए ये 3 क्वेश्चन खत्म हुए और 3 क्वेश्चन में तो ये आपके पार्ट 1 थे। पार्ट 2 बहुत जल्दी लाया जाएगा, आप कमेंट करके बताइएगा। तो हमारे चैनल का नाम है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर, आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको पार्ट 2 कब चाहिए। और इसके बाद और भी इसमें टेस्ट चलाए जा रहे हैं जो कि आप टेस्ट लगातार देख सकते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उस पर लगाया गया है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।